हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज जुडिशियल ओवररीच। ये जुडिशियल ओवररीच क्या होता है और ये आखिर ये टर्म जो था ये कैसे हाईलाइट हुआ, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म तो हम लोग समझते हैं, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म से ये जुडिशियल ओवररीच कैसे हो गया ये हम लोग समझते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे समाज में, हमारे गवर्नेंस पर। जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले तो ओवररीच तक पहुंचने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू कम्स इनटू प्ले इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सुप्रीम लॉज इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम द टिरेनी ऑफ पावर्स। यानी रूल ऑफ लॉ को सेफगार्ड करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कि आर्टिकल 13 के अंदर जहां पे लॉ डिफाइंड है तो वो लॉ जो होना चाहिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। यानी एग्जीक्यूटिव अपने एक्सरसाइज ऑफ पावर में कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल को अगर इंप्लीमेंट कर देगा तो उससे सिटीजन्स के राइट वायलेट हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट क्या करती है, टाइम टू टाइम लॉज को चेक करती है जो भी कोर्ट में चैलेंज होता है। Judicial review is the power granted to the judiciary to examine statutory enactments made by legislative body। law को check करती है judiciary। The Constitution of India confers the power of judicial review to the Supreme Court under Article 32 and to the High Court under Article 226। ये दोनों आर्टिकल्स के अंदर कोर्ट को ये पावर है कि वो लॉ के वैलिडिटी को चेक करे, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करे। तो जो जुडिशियरी चेक कर रही है लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और वैलिडिटी को, दैट इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू, द रिव्यू बाय द जुडिशियरी। Honorable Court stated in the case of Kesav Nanda Bharti that judicial review has become an inherent element of our constitution। मतलब judicial review is one of the basic structure of our constitution। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था, PIL का कॉन्सेप्ट था, जहां पर जुडिशरी एक्टिवली जो है वो केसेस को खुद ही देख रही थी, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले रही थी। Judicial activism is an extension of judicial review and a judicial ideology that encourages judges to depart from conventional and established precedents and adopt new progressive policies। यानी PIL के कॉन्सेप्ट में रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई को कोर्ट जो है वो यहाँ चेंज करती है और कहती है कि हम भी वहां तक पहुंचेंगे उन लोगों तक जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। There are several methods for executing judicial activism, जिसमें कि PIL का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज इंडीड द प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमने देखा जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32, 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली लॉज को चेक कर रहा है, और हमने कॉन्सेप्ट PIL का भी समझा है प्रीवियस वीडियोस में कि जुडिशरी यहां पे एक्टिवली केसेस को देखती है। अब हम समझते हैं ओवररीच को कि ये ओवररीच कैसे हो रहा है, क्योंकि रिव्यू हमने देखा कि कोर्ट्स रिव्यू कर रहा है, फिर हमने ये भी देखा कि अच्छा कोर्ट जो है वो एक्टिविज्म के भी रास्ते पर है, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL वगैरह का कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां के बाद ओवररीच तक बात कैसे पहुंच गई है ना, और ओवररीच कहते किसको है? Excessive interference of the judiciary with the legislature and the executive is known as the judicial overreach। मतलब कि एक्सेसिवली इंटरफेयर कर रहा है कौन सा ऑर्गन, जुडिशरी, किसके साथ? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ। मतलब कि स्टेट के अगर 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तो तीनों का अपना अपना सेपरेट काम है, कोई किसी के डोमेन में इंटरफेरेंस नहीं करे। लेकिन ओवररीच के केस में क्या हो रहा है कि एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो रहा है जुडिशरी का बाकी दोनों ऑर्गन के साथ। पर्टेनिंग टू द जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, इट इज सेड दैट इट अलाउज अनइलेक्टेड जजेस टू थ्वार्ट द विल ऑफ द पीपल। मतलब क्या कि जजेस जो हैं वो तो अपॉइंटेड होते हैं जुडिशरी में, जजेस इलेक्ट होके नहीं जाते, लेकिन जब वो लेजिस्लेचर के साथ और एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरफेयर करते हैं, और ये दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर स्पेशली जो है, जैसे आपके जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब क्या है? इलेक्टेड होते हैं।
तो इलेक्टेड लोग जो हैं उनको चुन के लोगों ने भेजा है शासन करने के लिए, लेकिन अगर कोर्ट इंटरफेयर करती है तो वो अपॉइंटेड जजेस जो है वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के मत को साइड करके अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं, और ये यहाँ फिर दिक्कत शुरू होती। A written constitution like that of ours, which gives courts the power to strike down laws made by the parliament and state legislature, this is undemocratic, है ना। फिर ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है एंड अगेंस्ट द रूल्स लेड डाउन बाय आवर फोरफादर। यानी हमारे फोरफादर जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने कोर्ट को ये पावर तो दिया कि वो लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सके, लेकिन कोर्ट्स को लॉ बनाने का पावर नहीं। कोर्ट्स लॉ नहीं बनाती। लॉ कहां बनता है? लेजिस्लेचर बनाता है, हमारी पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन अगर कोर्ट एक्सेसिवली इंटरफेयर करे पार्लियामेंट के साथ तो वहां दिक्कत शुरू हो जाती, क्योंकि कोर्ट का काम था लॉ को चेक करना, रिव्यू करना, लॉ नहीं बना सकते। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओवर रिच मतलब क्या हो रहा है? एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है। When judges start to infringe from the separation of power in lieu of judicial activism, then it is considered the overreach. और जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर अगर सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाए तो फिर जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। यानी जुडिशियरी ने अपने दायरे को क्रॉस कर दिया। उनका जो पावर्स रिस्ट्रिक्टेड था कि वो यूज नहीं कर सकते, उसको उन्होंने यूज कर दिया। उनका पावर क्या रिस्ट्रिक्टेड है कि वो लॉ फ्रेम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनका जजमेंट एक लॉ फ्रेम के जैसा आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? जुडिशियल ओवररीच हो जाता है, क्योंकि लॉ बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम। एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये 2014 का। ये एक्ट क्या कर रहा था? जो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होता था उसको हटाते हुए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए। मतलब कॉलेजियम सिस्टम में जहां केवल जजेस ही रिकमेंडेशन जजेस का करते हैं, तो उस सिस्टम को हटाते हुए एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया, जहां की दूसरे ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन लोगों का भी से होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। लेकिन ये चैलेंज हो गया कहां? सुप्रीम कोर्ट में। और वो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी लेड बाय द जस्टिस जे.एस. खेयर। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रिजेक्ट कर दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। The court said that setting up the NJAC would be a clear interference with the power of the judiciary and giving unnecessary authority to the politicians. यानी कि कोर्ट ने इतने केयरफुली क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एक सिरे से क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और कहा कि पावर ऑफ द जुडिशरी खतरे में आ जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आ जाएगा अगर पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेचर को हम इंक्लूड करेंगे फॉर द इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब इस जजमेंट पर क्या ऑब्जर्वेशन किया गया? कोर्ट्स जब अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को, जो कि लेजिस्लेचर ने बहुत सारे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट क्या करता है, उसको रेटिफाई करता है, तो पूरा देश उसके मत में था, सहमति में था कि हाँ अब वो समय आ गया है जहां नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू ही जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन कोर्ट उसको एक सिरे से क्या करती है? स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो अटॉर्नी जनरल उस समय मुकुल रोहतगी थे, उन्होंने कहा ये एक फ्लॉड जजमेंट, ये गलत जजमेंट है जो इग्नोर करता है यूनानिमस विल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी पूरी की पूरी पार्लियामेंट सहमत है, आधे स्टेट लेजिस्लेचर सहमत हैं, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल हो पाया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसको कोर्ट एक ही सिरे से क्या करती है? नकार देती। मेनी अदर प्रोमिनेंट पर्सन जैसे कि सीनियर एडवोकेट KTS तुलसी, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया इस जजमेंट को और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट मेड यूज ऑफ द फाइनल पावर बेस्टोड ऑन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू स्क्रैप ऑफ द एक्ट दैट हैड द consensus of both the houses and more than 20 state legislatures.
तो पूरा देश एक तरफ और कोर्ट एक तरफ हो गई। तो उनको जो ये पावर मिला है कोर्ट्स को स्ट्राइक डाउन करने का जुडिशियल रिव्यू के अंदर, तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन को बिना वो मौका देते हुए कि वो कैसे काम करती, उन्होंने शुरू में ही उसको क्या किया, रिजेक्ट किया। फर्दर इसमें कमेंट्स आए, दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज कंसिडर्ड अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है is of no benefit to the nation and is considered a failed attempt by several senior judges and lawyers. No other prominent power in the world practices such a system of judicial appointment or transfer. Even in the most liberal democracies across the world, judges do have such unbridled power as is given to the judges in India. ठीक है, तो अमेरिका का सिस्टम देखिए, साउथ अफ्रीका का देखिए, तो वहां कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है जहां जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं ना, वेयर द जजेस अपॉइंट जजेस। तो ये चीज जो है वो कोलेजियम सिस्टम का जो डिमेरिट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बना के रख दिया, और उसमें जो पार्लियामेंट चेंज लाना चाहती थी उसको अलाउ नहीं किया। तो ये भी एक केस माना जाता है जुडिशियल ओवररीच का, जहां की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक सिरे से कोर्ट ने नकार दिया। एक और केस हम लोग देखते हैं, जॉली LLB 2, बहुत सारे आप लोगों में से इस पिक्चर को देखे होंगे। तो यहां पर क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ये केस चला गया। इस पिक्चर में कुछ ऐसा डिपिक्ट किया गया है जो कि लॉ फ्रैटर्निटी के लिए सही नहीं। द बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट प्राइमा फेसी द ट्रेलर्स एंड द पोस्टर्स, ट्रेलर और पोस्टर किसका, इस पिक्चर का, इंडिकेट करता है डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रोफेशन, किस प्रोफेशन के तरफ, लीगल प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन, एंड डिसरिगार्ड टुवर्ड्स द कोर्ट। इट वेंट ऑन टू फॉर्म अ 3-person कमिटी। इन्होंने 3 सदस्य की कमिटी बनाई कि आप जॉली LLB 2 पिक्चर को पहले देखेंगे और बताएंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या ऑब्जेक्शनेबल है जो कि लॉ फ्रैटर्निटी को जो है वो डैमेज करता है, और रिपोर्ट करें कि क्या क्या इश्यूज। द कमिटी, ये जो कमिटी कोर्ट ने बनाई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उसने पिक्चर को देखा और रिपोर्ट किया कि लगभग ऐसे 4 से 5 सीन है पूरे पिक्चर में विच वे आर नॉट एट पार विद द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोफेशन ऑफ लॉ, जहां पर कि लॉयर्स या लॉ फील्ड को डिफेम कर रहे हैं, एंड ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ, एंड वर डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्शनेबल। और इसको कमिटी ने कहा कि 4 से 5 सीन इस पूरे पिक्चर में ऑब्जेक्शनेबल है। इन लिeu ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बैकड्रॉप में क्या करते हैं ये कोर्ट, द डायरेक्टर्स हैड टू डिलीट द 4 ऑब्जेक्शनेबल सीन्स। डायरेक्टर को निर्देश दिया गया कि जो जो इस कमिटी को सीन्स ऑब्जेक्शनेबल लगा उसको आप मूवी से हटाइए, और डायरेक्टर को क्या करना पड़ा, वो करना पड़ा क्योंकि रिलीज डेट नजदीक थी। अगर डायरेक्टर नहीं हटाता तो उसकी पिक्चर रिलीज नहीं होती और उसको फाइनेंशियल लॉस होता। जबकि ये जो पावर है सेंसर करने का मूवी को, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन क्लॉज B जो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 का, स्टेट क्या करता है, द पावर टू सेंसर मूवीज लाइज ओनली विद द बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। पावर इसको है, बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है, ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि वो मूवी को सेंसर करे। तो जब ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है और पावर इसको मिला गया है, तो फिर कोर्ट कमेटी बना के ये सीन्स को कैसे डिलीट करवा सकती है मूवी से। तो ये भी केस कैसा माना जाता है, ये जुडिशियल ओवररीच का केस माना जाता है, जहां पर कि जुडिशरी इस लॉ को क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया, और खुद ही कमिटी बना के और मूवी को रिव्यू करवा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस अंडर जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कहते हैं कि भाई जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, एक्टिविज्म भी इंपॉर्टेंट है, और ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करती। इज एन independence of judiciary is an essential condition for the progress of a nation. The courts must, however, make decisions by staying within the power granted to them by the Constitution of India and fulfill the responsibility assigned to them. तो कोर्ट जो है वो अपने पावर्स को एक्सरसाइज करे, लेकिन अपने लिमिट के अंदर करे। ये जो बाउंड्री सेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसी के अंदर अपने पावर्स को आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप ये बाउंड्री को लांघेंगे तो फिर ये केस किसका बन जाएगा, ओवररीच का बन जाएगा। द लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच इज प्रिटी मिनिमल, है ना, वो पता नहीं चलता, बहुत थिन लाइन है। कब आप जुडिशियल एक्टिविज्म से
जुडिशियल ओवररीच में क्रॉस कर जाते हैं, ये लाइन बहुत थिन है और इसका ध्यान कोर्ट को रखना चाहिए। एंड इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स, और ये डिस्टिंक्शन कर पाना किसी थर्ड पर्सन के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन इसका ध्यान कोर्ट को रखना चाहिए। इंडिपेंडेंस एंजॉय आप करेंगे, लेकिन अपने पावर्स जो आपको असाइंड है उसी के बाउंड्रीज के अंदर आप इंडिपेंडेंस को एंजॉय करेंगे, उसको एक्सीड नहीं कर सकते। कंक्लूजन हम देखते हैं, इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स एंड ट्राई टू टेक ओवर द फंक्शंस विच बिलोंग टू अनदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट। क्योंकि ओवर रिच में क्या हो रहा है, ओवर रिच जब कोर्ट्स कर रहा है तो वो इंटरफेरेंस कर रहा है। कहां कर रहा है इंटरफेरेंस? एग्जीक्यूटिव के केस में और लेजिस्लेटिव के केस में, है ना। तो ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है कहाँ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, ये अनदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। तो अपना लिमिट जुडिशरी को क्रॉस नहीं करना है, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपली पुट, मेकिंग एनी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटिंग इट इज द जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट ऑफ द जुडिशरी। कोई भी बिल गवर्नमेंट लाती है पार्लियामेंट में मोस्टली, और वो उसको लेजिस्लेचर पास करता है, तो वो काम जुडिशरी का नहीं। इट इज द जॉब ऑफ द जुडिशरी टू इंश्योर दैट इट इज फॉलोड प्रॉपरली। और जुडिशरी को बस इतना देखना है रिव्यू में कि ये प्रोसीजर जो था वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने सही से फॉलो किया कि नहीं, और लॉ के रिजनेबलनेस को चेक करना है। लेकिन खुद लॉ को बनाना नहीं है, क्योंकि फिर वो काम किसका हो जाएगा, वो लेजिस्लेचर का काम है जो अब जुडिशरी करने लगेगी। तो ओवररीच में क्या हो जाता है, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हो जाता है, एंड पुट्स इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू do good to the people which is undesirable and interrupts the work of the executive, it is overreach। जब एग्जीक्यूटिव का काम क्या कर दे, सुपरसीड कर जाए, तो वो ओवररीच हो जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर है, उसके बाद एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट आता है, और एक्टिविज्म होते होते कैसे वो ओवररीच में कन्वर्ट हो जाता है, एक दो केसेस हमने ये भी देखा। और जुडिशियल ओवररीच जो है वो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी हम लोगों को अपने आंसर में मेंशन करना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन जुडिशरी, बट जुडिशियल रिव्यू विल बी द जुडिशियल ओवररीच will be the violation of the constitution. Thank you.